गाइस, माय चैनल एनपी स्टडी को लाइक एवं सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है बड़े भाई साहब कहानी, जो प्रेमचंद की कहानी है। आइए हम इसके सारांश के बारे में जानते हैं। बड़े भाई साहब प्रेमचंद ने हिंदी जगत को विभिन्न प्रकार की कहानियाँ प्रदान की है। उन्होंने अपने समय के समाज की समकालीन समस्याओं को प्रायः अपनी कहानियों का विषय बनाया है। उनकी कहानियों में कथानक और घटना प्रधानता के साथ ही मानव मनोविज्ञान के सूक्ष्म चित्रण की गहरी अनुभूति और अभिव्यक्ति भी अनुपमेय है। कहानी कला में प्रेमचंद ने अपना विचार इन शब्दों में लिखा है। कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी ज़मीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। वह अब केवल एक प्रसंग का, आत्मा का एक झलक का सजीव हृदयस्पर्शी चित्रण है। इस एक तथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमयी हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा कर देता है। कभी कभी तो संभाषणों में एक दो शब्दों से ही काम निकाल लेता है। ऐसे कितने ही अवसर होते हैं जब पात्र के मुंह से एक शब्द सुनकर हम उसके मनोभावों का पूरा अनुमान लगा लेते हैं। पूरे वाक्य की ज़रूरत ही नहीं होती। उनका यह कथन बड़े भाई साहब कहानी पर यथावत लागू होता है। यह कहानी चरित्र प्रधान एवं मानव मनोविज्ञान का विश्लेषण भी करती है। भाई साहब को बड़ा होने के कारण यह पारस्परिक अधिकार मिला था कि वे छोटे भाई को पढ़ने के लिए डांटे फटकारें। छोटा भाई खेलता कूदता है और आसानी से परीक्षाएं भी पास कर लेता है। बड़े भाई साहब फेल होते रहते हैं, लेकिन उपदेश देने तथा डांटने का उनका अधिकार बना हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये कहानी हमारे जीवन के स्तर के हिसाब से भी। बड़े भाई साहब फेल होते रहते हैं, लेकिन उपदेश देने तथा डांटने का उनका अधिकार बना हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई की बातों को इसलिए मानने को तैयार हो जाता है कि वह उम्र में बड़े हैं, लेकिन वह जानता है कि बड़े भाई साहब मस्तिष्क का यथेष्ट विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि वे परीक्षा में बराबर फेल हो जाते हैं और वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। बड़े भाई की असफलता के कारण दोनों भाइयों में केवल एक दर्जे का अंतर रह जाता है। बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यों न मानोगे तो मैं इसका थप्पड़ दिखाकर प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। छोटे भाई ने सजल नेत्रों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। इस प्रकार छोटे भाई ने बड़े भाई का सम्मान किया। इस कहानी में प्रेमचंद ने भारतीय पारिवारिक परंपरा की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा के लिए छोटे भाई को बड़े भाई का सम्मान करते हुए दिखाते हैं। कहानी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती हुई अंत में बड़े भाई साहब की आरोपित गंभीरता और पढ़ाकू वृत्ति को उतार फेंकती है। बड़े भाई साहब की जिम्मेदारी ने उनके किशोर मन और उत्साह को दबा रखा था। कटी पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़ना और उनके पीछे पीछे छोटे भाई का दौड़ना यह दर्शाता है कि प्रेमचंद का इस कहानी में दो उद्देश्य रहा है। पहला यह कि परिवार में छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा यह कि मानव मनोविज्ञान उम्र और अवस्था के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कहानी के अंत में बड़े भाई साहब का यह कथन इसे प्रमाणित कर रहा है।
मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी मचलता है, ललचता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। इस कहानी के अंत में बड़ा भाई कनकौवा लूटता है और उड़ाकर घर की ओर भागने लगता है। और कहानी में यह दर्शाया जाता है कि बड़ा भाई भी खेलना चाहता है और पतंग उड़ाना चाहता है, लेकिन वह फेल हो जाने के कारण उसके ऊपर जिम्मेदारी भी घर की रहती है, क्योंकि वो घर में बड़ा सदस्य है जो हॉस्टल में रहता है और हॉस्टल की पूरी खर्च भी देखता है, जो अपने पिता के बारे में भी सोचता है, माँ के बारे में भी सोचता है। और अंत में कनकौवे लूटकर जब वह भागता है घर की ओर, तो उसके हृदय में खुशी दिखाई देती है और उत्साह से वह भर जाता है और छोटा भाई भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। यह कहानी हंस में 1934 में प्रकाशित हुई थी। तीसरे चरण की कहानी होने के कारण कहानी कला का और कहानीकार के मूल अभिष्ट का प्रतिपादन भली भांति हुआ है।